स्टार्ट करते हैं। डे 3 सेशन 1। चैप्टर 2 के बाद हमारा जो डेटा वाला पोर्शन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक मुझे बताइए क्या जर्नी रही है। पहले 5 चैप्टर जो अब तक हम लोगों ने किए हैं, पहला, चौथा, तीसरा, पाँचवा, छठा, क्या साथ साथ तैयार कर रहे हैं या छोड़ दिया? तैयार कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं। देखें, अगर इस वीक में आप उसको तैयार नहीं करेंगे तो फिर आपको मुश्किलात आनी शुरू हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि आप इस टाइम को ज़ाया मत होने दें। अगर आप आज से भी सीरियस हो जाते हैं तो भी आपके पास सफिशेंट टाइम अवेलेबल है। हमेशा पॉजिटिव लिया करें। आज से भी अगर आप ये यकीन कर लेंगे मैंने कुछ करना है और मैंने पेपर को पास करना है, तो इट इज़ स्टिल वेरी मच फिजिबल। सो चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 इज़ ऑल अबाउट डाटा गवर्नेंस एंड डाटा मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है? हमें सीखना है कि डाटा गवर्नेंस होती क्या है। डाटा गवर्नेंस होती क्या? तो डाटा गवर्नेंस क्या है? सेटिंग द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डाटा गवर्नेंस, गवर्न करना, डाटा को जो आपने हासिल किया है उसको संभालना कि वो किसी गैर अखलाकी काम में यूज़ ना हो जाए, किसी के अगेंस्ट यूज़ ना हो जाए। क्योंकि जिससे आपने डाटा लिया है वो डाटा आपने ट्रस्ट की बुनियाद पे लिया है, फेयर तरीके से लिया है, या धोखेबाजी के लिए लिया था? फेयर तरीके से लिया ना, फेयर काम के लिए लिया। तो अब आपने क्या करना है कि डाटा को हैंडल कैसे किया जाए, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसके क्या लगाने हैं? रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बहुत ज़रूरी है। इट कंट्रोल्स डाटा थ्रू इट्स फुल लाइफ साइकिल। डाटा भी अपनी लाइफ साइकिल से गुजरता है जैसे हम इंसान गुजरते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? क्रिएशन, स्टोरेज, यूज़ एंड डिलीशन। 4 बातें हैं। सबसे पहले डाटा हमारा क्रिएट होता है। जैसे ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड कर रही है, ये डाटा बन रहा है, डाटा क्रिएट हो रहा है, बनाया जा रहा है। उसके बाद जब ये क्रिएट हो जाता है तो फिर हम इसको स्टोर करते हैं। जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा तो जाके इसकी फ़ाइल को सिस्टम में स्टोर कर दिया जाएगा। फिर उसको क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा। और अगले सेशन में जब हम लोग एंटर हो रहे होंगे और कुछ टाइम तक जब ये बच्चे दिखना बंद कर देंगे तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका पर्पस पूरा हो गया। तो डाटा बेसिकली इन्हीं लाइफ साइकिल की स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज कौन सी है दोस्त? क्रिएशन। दूसरी स्टोरेज। तीसरी यूज़। चौथी डिलीशन। और हमने ये ख्याल रखना है कि हमने हमेशा डाटा को लॉज की कंप्लाइंट के अंदर ही यूज़ करना। देखें, लोगों ने जो आपको डाटा दिया है ट्रस्ट करके दिया है, आप उनका ट्रस्ट तोड़ेंगे नहीं। तो एक्यूरेसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, सिक्योरिटी के साथ और विद कंप्लायंस अगर आप डाटा को यूज़ कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। हमारे की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नंबर 1, मिनिमाइज रिस्क। हमने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, सर रिस्क क्या हो सकता है? डाटा ब्रीच। रिस्क क्या हो सकता है? डाटा पुअर क्वालिटी का है। तो इन तमाम तर रिस्क को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या सेटअप करने हैं? कंट्रोल्स लगाने हैं। सेकंड, इस्टेब्लिश्ड इंटरनल रूल्स फॉर डाटा यूज़। अपने इदारे के अंदर आपने रूल्स बनाने हैं कि डाटा को इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाएगा, कौन बंदा कितना हक रखता है उस डाटा को इस्तेमाल करने का, कौन सा डिपार्टमेंट कर सकता है, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। इम्प्लीमेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। जो भी कंप्लायंसेस लॉ की हैं वो आपने पूरी करनी है। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है विद इन डिपार्टमेंट्स ताकि कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें हो सकें। डाटा की जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है। अच्छा, ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? कल पढ़ा था। डाटा को जब आप क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, उसमें से डुप्लीकेट्स ख़त्म कर देते हैं, तो टेक्निकली क्या कर रहे हैं? डाटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। फिर जितना अच्छा डाटा उतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेक डाटा प्रोसेसेस सिंपलर एंड ईजियर टू मैनेज। देखिए, एडमिन का काम क्या होता है? मैनेज करना, चलाना, इदारे को चलाना। तो ये नॉन टेक्निकल लोग होते हैं।
ये कौन से लोग होते हैं? नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। इनको आपने बस ये बताना है कि ये काम ऐसे कर दो, वो काम ऐसे कर दो। तो इनके लिए ज़िंदगी क्या करें? ईजी करें, सिंपलर करें, कॉस्ट को रिड्यूस करें। कैसे कर सकते हैं? जब आप डाटा में से क्या निकाल देंगे? डुप्लीकेशंस। फिर इंश्योर करें कि आपका इदारा सस्टेनेबिलिटी के साथ चल रहा है। आज जो डाटा आपके पास है उसको सारे का सारा आप आज तो यूज़ कर लेंगे, मगर फ्यूचर में भी तो आपको ग्रोथ चाहिए। तो फ्यूचर में आपको दोबारा से ये पूरी साइकिल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा डाटा हासिल करके तरक्की करके उसके बाद भूल नहीं जाना। ये अब आपका साइकिल चलना शुरू हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म चलता चला जाएगा, सस्टेनेबिलिटी के साथ चलता चला जाएगा। आपको हर दफ़ा नए से नए रिस्क आ रहे होंगे, आपने हर दफ़ा उन तमाम रिस्क को क्या करना होगा दोस्त? मैनेज करना होगा। की कंपोनेंट्स टू डाटा गवर्नेंस। हमारे पास पहला की कंपोनेंट क्या है? डाटा ओनरशिप, डाटा पॉलिसीज़, क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंप्लायंसेस, मेटा डाटा और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इन पे ज़रा बाद में आते हैं, पहले हम एक एक करके ज़रा इसके लेवल्स को स्टडी कर लें। सर, इदारों में 3 तरह के लेवल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। तो स्ट्रेटेजिक लेवल कौन सा होता है? वो जो कि गोल्स बनाता है, वो जो कि पॉलिसीज़ बनाता है, विजन्स बनाता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है। डिज़ाइन करके किसके हवाले कर देता है? टैक्टिकल। टैक्टिकल वो लोग हैं जो कि ऑपरेशन को चलाते हैं। टैक्टिकल वो लोग होते हैं जो कि एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन स्ट्रेटजिकल एंड ऑपरेशनल। तो टैक्टिकल ने क्या करना है? इनकी स्ट्रेटजीज को कन्वर्ट करना है इनटू एक्शनेबल प्लान्स। इन्होंने प्लान्स बनाने हैं, रोल्स को असाइन करना है और पूरा प्रोसेस बनाना है, पूरा वर्क फ्लो बनाना है, जिस पे एक्चुअली में काम कौन कर रहा है? ऑपरेशनल। तो जहाँ पे हम कहते हैं ना कि तुमने डुप्लीकेशंस को रिमूव करनी है, तुमने ये काम करना है, वो काम करना है, अरेस्ट ही करने हैं, वो टेक्निकली कर कौन रहा होता है? ऑपरेशनल लेवल। करवा कौन रहा होता है? टेक्निकल। किसके कहने पे करवा रहा होता है? स्ट्रेटेजिकल के। तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने डेली डाटा के ऊपर काम करना है। कौन कौन से काम करने हैं? एरर्स को ख़त्म करना है, डुप्लीकेट्स को ख़त्म करना है, इन्होंने डाटा को ट्रैक में रखना है, अपडेटेड डाटा रखना है अपने पास, तमाम इनकन्सिस्टेंसी को ख़त्म करना है, मिसिंग डाटा को ख़त्म करना है, डुप्लीकेट्स को ख़त्म करना है, सिक्योरिटी ब्रीचेस को ख़त्म करना है। किसके कहने पे? टेक्निकल के कहने पे। इन्होंने क्या बनाने हैं? प्लान्स। ये प्लान्स किस बेस पे बन रहे होंगे दोस्त? स्ट्रेटेजिक लेवल के बेस पे बन रहे होंगे। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताएं 3 तरह के लेवल्स कौन से हैं डाटा गवर्नेंस। अच्छा, इसको शायद कोई बच्चा मिक्स कर दे, जो कल हम लोगों ने बात पढ़ी थी, एक्सटर्नल व्यू, इंटरनल व्यू, तो उसको मिक्स नहीं करना, ये और है। अच्छा जी, उसके बाद डाटा की क्लासिफिकेशन। डाटा की क्लासिफिकेशन हमारे पास मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन है। पहली कौन सी है? सेंसिटिविटी बेस्ड। दूसरी कौन सी है? रोल बेस्ड। तीसरी कंप्लायंस बेस्ड। चौथी लाइफ साइकिल बेस्ड। फिर गवर्नमेंट के ऊपर, और 6th कौन सी है? फ्रेमवर्क्स के ऊपर। तो आप डाटा को 6 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला सेंसिटिविटी बेस्ड। इसमें हमारे पास 4 बातें हैं: पब्लिक डाटा, इंटरनल डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा और रिस्ट्रिक्टेड डाटा। मैं इसको जूम कर देता हूँ जी। हमारे पास फर्स्ट कौन सा है? पब्लिक डाटा। पब्लिक डाटा सेंसिटिविटी में सबसे पहला पॉइंट कौन सा है दोस्त? पब्लिक। पब्लिक मींस वो डाटा जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। आप किसी भी डाटा को किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। प्राइवेट डाटा, ऐसा डाटा जो कि है ही प्राइवेट, किसी का स्पेसिफिक। उसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इंटरनल। इंटरनल डाटा वो है जो कि कंपनी के अंदर की कम्युनिकेशन है। अगर ये लीक भी हो जाए तो इतना कोई ख़ास नुकसान नहीं देगी, इसका रिस्क क्या होता है? लो। फिर कॉन्फिडेंशियल डाटा, इससे ज़रा ज़्यादा रिस्की, इससे ज़रा ज़्यादा रिस्की। ये वो डाटा है जो कि अगर लीक हो जाए तो हमारा कंपेटिटर हमसे एडवांटेज ले सकता है। हमारा कंपेटिटर हमसे क्या ले सकता है? पहले एडवांटेज ले सकता है। और आखिरी कौन सा है? रिस्ट्रिक्टेड। इसको तो कभी लीक करना ही नहीं है, अगर हो जाए तो ये आपको सीरियस डैमेज दे के जाएगा।
तो सेंसिटिविटी के अंदर हमारे पास 4 बातें हैं। नंबर 1 पब्लिक, इसका कोई नुकसान नहीं है। नंबर 2 इंटरनल, नुकसान है मगर लो। मॉडरेट रिस्क कहाँ पे है? कॉन्फिडेंशियल में। और सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ पे है? रिस्ट्रिक्टेड में। फिर आता है मेरे पास रोल बेस्ड। अब रोल बेस्ड के ऊपर मेरे पास 3 तरह के रोल्स हैं, अभी पढ़ के आए हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक में कौन सा लेवल आता है? एग्जीक्यूटिव्स लेवल। टैक्टिकल में कौन सा आता है? डिपार्टमेंटल लेवल। और ऑपरेशनल में कौन सा आता है? जनरल स्टाफ। तो कुछ डाटा हम तमाम एम्प्लॉयज़ के हवाले कर देते हैं, कुछ डाटा सिर्फ किनके पास होता है? एग्जीक्यूटिव्स के पास होता है। और इनके पास ये भी डाटा होगा और ये भी डाटा होगा। इनके पास इनका डाटा भी हो सकता है, मगर इनके पास सिर्फ अपना ही होगा। ये अपने ऊपर वालों का डाटा अपने पास नहीं रख सकते। इसी को तो हम क्या कहते हैं? रोल बेस्ड एक्सेस। तीसरा है कंप्लायंस बेस्ड। कौन सा? कंप्लायंस बेस्ड। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है? लॉ की कंप्लायंस के मुताबिक कैटेगरीज बना लेनी है। पहली कैटेगरी कौन सी है? PII। दूसरी कौन सी है? PHI। P स्टैंड्स फॉर पर्सनल, I स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। तो जो पहला P है इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल, और जो आखिरी I है इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। तो PII पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आता है? नेम और ID नंबर। PHI पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन में क्या आता है आपके पास? मेडिकल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल डाटा में आपके पास क्या आएगा? क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट डिटेल्स, अकाउंट नंबर। और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हम इसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं समझते। अगर ये डिस्क्लोज हो गई तो आपका कंपैरेटर आपसे पहले फ़ायदा ले जाएगा। फिर लाइफ साइकिल बेस्ड अभी बात की। पहली स्टेज क्या है? क्रिएशन, उसके बाद यूज़, उसके बाद आर्काइव में रख दिया, और उसके बाद एंड पे डिलीट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट भी डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशंस करती है। गवर्नमेंट भी क्या करती है दोस्त? डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशंस करती है। पहला क्या है? अनक्लासिफाइड। ये जो है इट इज़ सेम एज पब्लिक, इट इज़ सेम एज पब्लिक। इसका अनक्लासिफाइड सेम एज इसका पब्लिक। इसका रिस्ट्रिक्टेड इज सेम एज इसका इंटरनल। इसका कॉन्फिडेंशियल फ़र्क है। वहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो हार्मफुल है इफ़ लीक्ड। यहाँ पे वो कहता है कुड हार्म नेशनल सिक्योरिटी। और आखिरी क्या है? सीक्रेट और टॉप सीक्रेट। वहाँ पे आखिरी क्या था? रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे एक कैटेगरी एक्स्ट्रा आ गई है सीक्रेट की और टॉप सीक्रेट की। हाँ, उधर फ़र्क है। तो आपने बस नाम टू नाम कंपेयर कर लेना। और ये मेरे पास 6th कौन सी आ रही है? डाटा क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क्स। डिफरेंट तरह के फ्रेमवर्क्स हैं। ये अब अगेन नाम बस इनमें रखने हैं। पहला कौन सा है? ISO IEC 27001। फिर है एक NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। पहले ये आपके सिलेबस में हुआ करते थे, आके अपने एनेक्शियर्स दिए होते थे। अब वो उसने गायब कर दिया, मगर नाम अभी भी कायम व दायम है। उसके बाद ये चैप्टर आपको बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा स्टोरेज, कि डाटा को स्टोर कैसे किया जाए। सर डाटा स्टोरेज का क्या मुराद है? डाटा को रखना। सर कहाँ रखें? आप फिज़िकल सर्वर लेके आएँ, या आप क्लाउड पे रखें, या आप हाइब्रिड मोड करें। आप कहाँ कहाँ पर डाटा को रख सकते हैं? पहली चीज़ ये है कि आपके पास पहली ऑप्शन क्या है? ऑन प्रेमिसेस। इससे क्या मुराद है? अपने पास आपने फिज़िकली फ़र्ज़ करें एक सर्वर पड़ा हुआ, तो इसके अंदर सारा डाटा सेव हुआ हुआ है। अब जब डाटा इसमें सेव हुआ हुआ तो उसकी हिफाजती ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारी। मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारी। स्टाफ को ट्रेन करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारी। कमरे की कॉस्ट किसको पड़ रही है? हमें पड़ रही है। तो सारा खर्चा हमें ही बर्दाश्त करना पड़ता है। मगर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर बाहर रखवाएं और बाहर से वो डाटा ब्रीच हो जाए, तो उसको कवर करने के लिए मैं सारा पैसा लगा रहा हूँ। सेकंड, हमारे पास क्या आता है? क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज ये है कि आप डाटा कुछ सर्वर्स पे रखवा देते हैं। कॉमन नाम है AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विस। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, गूगल ड्राइव। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। आपने उनको बस फ़ी पे करनी है, सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करनी है हर मंथ या हर साल,
और वो रिन्यू होके आपका डाटा आपके पास अपने पास संभालना शुरू कर देते हैं। आपको इसके अलावा कोई और कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी तो कॉस्ट कम है, नंबर 2 आपको जब चाहे डाटा उसकी एक्सेस मिल सकती है। सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। तो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं और क्या ले आते हैं, हाइब्रिड। कुछ डाटा वो रखते हैं ऑन प्रेमिसेस, कुछ वो रखते हैं क्लाउड पे। अब प्रेमिसेस पे कौन सा रखें, जो सेंसिटिव डाटा है, और क्लाउड पे कौन सा रखें, जो उनको हर वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। फिर एक हमारे पास होती है स्टोरेज, ब्लॉकचेन बेस्ड स्टोरेज। कौन सी, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है कि ऐसी स्टोरेज है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके ऊपर बहुत कड़ी जो है वो सिक्योरिटी है, आप इसको ब्रीच नहीं कर सकते। वंस द डाटा इज सेव्ड, उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता, ये इम्यूटेबल चेंज होता है। और आखिरी क्या है, डाटा लेक। डाटा लेक से क्या मुराद है, ऐसे नए सिस्टम्स जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, बिग डाटा को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेक से क्या मुराद है, नदी यानी कि इतना बड़ा वेयर हाउस जिसमें आप कोई भी डाटा संभाल सकते हैं, फेंक सकते हैं, रख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड डाटा लेक। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑन प्रेमिसेस, नंबर 2 क्लाउड, नंबर 3 हाइब्रिड, उसके बाद ब्लॉकचेन और उसके बाद डाटा लेक्स। क्या, एज स्टोरेज। एज स्टोरेज वो होती है कि जहाँ पे डाटा क्रिएट हो रहा है ना, वहीं पे उसको प्रोसेस भी किया जा रहा है। फिर आ जाए डाटा इंटेग्रिटी में। जब भी इंटेग्रिटी का वर्ड आपने पढ़ना है तो आपके जहन में फौरी तौर पे क्या आना चाहिए, रिलायबिलिटी आनी चाहिए। तो इंटेग्रिटी मीन्स कि आप जो डाटा मेंटेन कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है और रिलायबल है। ACR, एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और रिलायबल। If data becomes wrong or corrupted, it can lead to costly mistakes and poor decisions. तो अगर आपने वो इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल ब्रीच कर दिया है तो टेक्निकली क्या होगा, आपको महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा और आपकी डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, पुअर। क्योंकि आपके पास डाटा अगर एक्यूरेट नहीं है तो बार बार आप क्या कर रहे होंगे, फिर उसको एनालाइज कर रहे होंगे, तो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले स्टेप क्या था, कलेक्शन के बाद क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। वो क्लीन क्यों करते हैं, ताकि इंटेग्रिटी को बरकरार रखा जा सके। फिर हमारे पास जो इंटेग्रिटी की टाइप्स हैं वो ये हैं। पहली कौन सी है, टिपिकल कॉन्सिक्वेंसेस, पहली कौन सी है, लॉजिकल इंटेग्रिटी। नंबरिंग गलत हुई है। पहली कौन सी है, लॉजिकल इंटेग्रिटी। लॉजिकल से क्या मुराद है कि जो डाटा डाटाबेस में पड़ा हुआ है उसको कोई छेड़ नहीं सकता। लॉजिकल है ना, जो लॉजिक्स आपने डाटाबेस में टेबल्स के फॉर्म में क्रिएट की हुई हैं उसको कोई छेड़ नहीं सकता। एंटिटी मीन्स के जहाँ पे आपने डाटा को प्लेस किया हुआ है, वंस इट इज़ प्लेस्ड, उसको फिर बाद में कोई छेड़ नहीं सकता। एंड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, डाटा जो भी है वो आपस में हमेशा कनेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। वंस उसके दरमियान एक रिश्ता डेवलप हो गया तो उसको चेंज करना मुश्किल है। सर डाटा पॉलिसीज़ अब क्या होनी चाहिए, सबसे पहला क्या है, डाटा वैलिडेशन। ये क्या होता है, डाटा को चेक करना। जब हम डाटा हासिल करते हैं तो हम उसको बाकायदा एक प्रॉपर कंसिस्टेंट फॉर्मेट में लेके आते हैं। हम रैंडमली नहीं चलते, हम फील्ड्स ऐसी बनाते हैं कि हमें अपनी पसंद से अपने हिसाब का डाटा मिलना शुरू हो जाए। जहाँ पे कैपिटल आना वहाँ पे कैपिटल आए, जहाँ पे स्मॉल वहाँ पे स्मॉल आए, जहाँ पे हम क्या मांग रहे हैं उससे अल्फ़ा न्यूमेरिक वहाँ पे क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, जहाँ पे नंबर मांग रहे हैं वहाँ पे नंबर, जहाँ पे सिंबल मांग रहे हैं वहाँ पे सिंबल आए। फिर इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए आपने क्या करना है, उसका ऑडिट करवाते रहना है, उसको चेक करवाते रहना ताकि डाटा ख़राब ना हो। फिर रोल बेस्ड एक्सेस, हर बंदे को हर चीज़ की एक्सेस प्रोवाइड नहीं करनी। अपने सिस्टम्स को हमेशा अपडेटेड वर्जन्स पे रखना ताकि जो भी उसमें चेंजेस आ रही हैं उसको फौरी तौर पे ट्रैक किया जा सके और डाटा का हमेशा क्या रखें, बैकअप रखें। तो इंटेग्रिटी के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा ही एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि इसमें बताने वाली बहुत सारी बातें। फिर डाटा बैकअप्स एंड मैनेजमेंट। सर डाटा बैकअप किसे कहते हैं, व्हाट इज़ डाटा बैकअप?
कि मैं अपने मेन डाटा की कॉपी बना के अपने पास रख लूँ। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ताकि अगर मेरा सिस्टम क्रैश कर जाए, मेरा सिस्टम ख़राब हो जाए, तो मेरे पास उसके ऑल्टरनेट में कुछ अवेलेबल हो, मैं उसको यूज़ करके अपना काम चला सकूँ। फिर डाटा आर्काइव में भी रखा जाता है, मगर ये डाटा कौन सा होता है जो कि मैं आर्काइव में रखता हूँ? ये वो डाटा है जो कि मेरे नॉर्मल इस्तेमाल में नहीं है। इसका बिल्कुल वही मतलब है जो हम लोगों ने कल बात की थी, डाटा वेयर हाउस में जाके स्टोर कर देना। फिर लॉगिंग, लॉगिंग मीन्स ट्रैक रखना कि किसने कब कौन से डाटा को एक्सेस किया, किसने सिस्टम एंट्री करने की कोशिश की। टेक्निकली कौन सी फाइल बन रही है? लॉग फाइल बन रही है। डिज़ास्टर रिकवरी प्लान, DRP, ये क्या होता है? डिज़ास्टर रिकवरी प्लान क्या होता है कि अगर मेरा डाटा खुदा ना खास्ता किसी डिज़ास्टर की जद में आ जाए, ख़राब हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो मेरा बिज़नेस चलता रहे, मेरे बिज़नेस को नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए हम क्या ले लेते हैं? सिस्टम का बैकअप ले लेते हैं। जैसे गाड़ी के केस में एक जो डिज़ास्टर हो सकता है वो टायर का पंक्चर होना है, तो गाड़ी में क्या होता है? स्टप नहीं होती। सर ये हाँ, बहरीन के अंदर अमेज़न के ऑफिस के ऊपर अटैक हुआ था, हाँ, तो उसके अंदर बैकअप उनका क्या होगा? उनके पास जो सर्वर्स होते हैं ना, वो एक जगह पे नहीं होते, उन्होंने अपने सर्वर्स फैला के रखे होते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एक जगह पे नहीं है। कुछ यूरोप में है, कुछ एशिया में है, कुछ साउथ में है, कुछ अमेरिका में है। तो अगर एक आधे को नुकसान हो भी जाए तो बाकी उसका रोल प्ले करते रहते हैं तब तक वो ठीक ना हो जाए। जैसे आप देखते हैं ट्रकों के अंदर दो टायर इकट्ठे होते हैं, तो अगर कोई एक आधा डैमेज हो भी जाए, दूसरा उसको कैरी करता रहता है। डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी क्या मतलब? व्हाट इज सिक्योरिटी? व्हाट इज सिक्योरिटी? व्हाट इज सिक्योरिटी? प्रोटेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पीपल। तो मुझे अपना डाटा हर वक्त बचा के रखना है। अच्छा, ये जो अटैकर्स हैं ये फिज़िकली भी आ सकते हैं, ये डिजिटली भी आ सकते हैं। फिज़िकली भी आ सकते हैं और डिजिटली भी आ सकते हैं। फ़िज़िकल भी दो तरह के होंगे, कंपनी के अंदर के, कंपनी के बाहर के। जो कंपनी के अंदर का उसको मैं क्या नाम देता हूँ? इनसाइडर। कौन सा? इनसाइडर। और जो कंपनी के बाहर से आ रहा है वो हैकर है। हैकर कैन बी डिजिटल, और अगर वो प्रैक्टिकली फिजिकली आ जाए तो थेफ्ट, वेंडलिज्म। तो सिक्योरिटी को मैनेज कैसे करूं? नंबर 1, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या है? कि आप अपने डाटा को लॉक लगा लें, उसको ऐसा लॉक लगाएं कि सिर्फ आपके अलावा कोई और उसको देख ना पाए, समझ ना पाए। इसमें दो तरह की कीज़ होती हैं, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। दोनों में क्या फ़र्क है? पब्लिक की और प्राइवेट की में क्या फ़र्क है? पब्लिक की दोनों के पास सेम है, प्राइवेट की सेंडर के पास फ़र्क है, रिसीवर के पास फ़र्क है। फिर MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये क्या होता है? MFA में जब आप डाटा को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपसे एक नहीं दो, कम से कम 2 बार पूछता है। आपको या OTP भेजेगा, साथ ईमेल पे इन्फॉर्म कर देगा, या आपके मोबाइल पे कहेगा कि टिक करेंगे क्या आप ही उसको एक्सेस कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। तो ये MFA। तीसरा क्या है? फायरवॉल एंड IDS। IDS स्टैंड्स फॉर, अब देखिए नाम क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो कि डिटेक्ट कर रहा है इंट्रूडर को। इंट्रूडर कौन होता है? इंट्रूडर जो चोर है। चोर का नाम क्या होता है? इंट्रूडर, जो कि छुप के सिस्टम में एंटर होने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, इंट्रूडर। तो चोर को हम क्या कहते हैं? इंट्रूडर। उसके लिए क्या लगाया जाता है? फायरवॉल सेटअप। कि कोई भी नाजायज़ बंदा जो कंपनी से ताल्लुक़ नहीं रखता उसका कंपनी में दाखिला मना हो। किसी भी तरह का मलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग मैलवेयर भी बोलते हैं, उसको भी सिस्टम एंटर होने से रोकने के लिए लगाया जाता है। देन वी हैव एंड पॉइंट सिक्योरिटी। हर सिस्टम की, हर लैपटॉप की, हर मोबाइल की एक अपनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। वो क्या कहलाती है?
एंड पॉइंट सिक्योरिटी। फिर DLP, डाटा, मैकबुक में जिस तरह उनकी सिक्योरिटी होती है, जिस तरह विंडोज़ में भी होती है। फिर DLP, डाटा लॉस प्रोटेक्शन, हमें हर हाल में अपने डाटा को लूज़ होने से बचा के रखना। अगर हमारा डाटा लूज़ होना शुरू हो जाएगा तो हमारे कस्टमर्स को नुकसान होगा, कंपेटिटर्स को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ज़ीरो ट्रस्ट, कभी भी किसी पे भरोसा ना करो, कभी भी किसी पे भरोसा ना करो, जो करना है खुद करो, आपको नहीं पता कब किसका ईमान डगमगा जाए। तो ये कितनी बातें हैं, नंबर 1 एनक्रिप्शन, नंबर 2 MFA, नंबर 3 फायरवॉल, ज़ीरो ट्रस्ट, DLP और एंड पॉइंट। जब भी सिक्योरिटी का सवाल आए आपको ये पांचों बातें आनी चाहिए। आपको क्या आनी चाहिए, पांचों बातें आनी चाहिए। फिर एमर्जिंग थ्रेट्स, कौन कौन से थ्रेट्स आजकल ज़्यादा एमर्ज कर रहे हैं। नंबर 1 रैंसमवेयर। ये क्या होता है दोस्त, रैंसमवेयर? रैंसमवेयर ये है कि हमने आपका डाटा, सुन लें, हमने आपका डाटा चुरा लिया, एनक्रिप्ट कर लिया है, पैसे दे दो डाटा ले लो। हाँ, पैसे दे दो डाटा ले लो। इट इज़ जस्ट लाइक बच्चों को आपने अगवा कर लिया। फिशिंग, धोखेबाजी, फेक मैसेज आपको देते हैं, इंसान ज़रा लालची होता है, वो लिंक पे क्लिक करता है और अपना डाटा आगे दे आता। हाँ, इनसाइडर थ्रेट, कंपनी के अंदर बैठे हुए लोग जो कि कंपनी को अंदर बैठ के दीमक की तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, इनसाइडर। उसके बाद कौन सा है, एडवांस। अब हैकर्स ने भी AI की मदद से नए मेथड्स तलाश करने शुरू कर दी, वो अब नए से नए तरीक़ों से अटैक करना शुरू हो गया, एडवांस्ड अटैक्स हो रहे हैं। इनका सोल्यूशन क्या है, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल्स लगाए जाएं, रेगुलरली अपडेट्स की जाएं, एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाए ताकि वो फिशिंग वाले काम छोड़ दे। फिर कंटिन्यूस अपने सिस्टम को क्या करें, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के साथ देखें, और बैकअप एंड रिकवरी, हर वक्त आपके पास आपके डाटा का बैकअप मौजूद होना चाहिए। एग्जैक्टली। डाटा स्टीवर्ड, सर ये कौन होता है, डाटा स्टीवर्ड कौन होता है, डाटा को मैनेज करने वाला, डाटा को लुक आफ्टर करने वाले, डाटा को संभालने वाले, केयर टेकर। गवर्नर कौन है, जो हासिल कर रहा है, जो हासिल कर रहा है और गवर्न कर रहा है, रूल्स बना रहा है, स्टडीज़ बना रहा है, मगर अल्टीमेटली उसके अंदर काम कौन कर रहा होगा, ये स्टीवर्ड काम कर रहा होगा। तो स्टीवर्ड ने क्या करना है, इसका पहला रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसने पॉलिसी को इन्फोर्स करना है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। मगर पॉलिसी बना कौन रहा है, डाटा गवर्नर बना रहा है। इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, जो भी उस डाटा में क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हैं, डाटा डुप्लीकेट हो रहा है, इसमें डाटा मिसिंग है, उसको ठीक करना काम किसका है जनाब, स्टीवर्ड का। ट्रेनिंग करवानी है एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना है, और किसको मैनेज करना है, मेटा डाटा को। ये क्या होता है, डाटा का डाटा, इट मीन्स डाटा का डाटा। अभी इसके बारे में डिटेल भी बात करते हैं, आ गया। हाँ जी, व्हाट इज़ मेटा डाटा, डाटा का डाटा। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या बताता है कि डाटा बनाया किसने है, इसका टाइटल क्या है, इसका ऑथर क्या है, और इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। स्ट्रक्चरल मेटा डाटा, ये क्या है, किस डाटाबेस की किस टेबल में ये स्टोर हुआ है, कहाँ पे ये पड़ा हुआ है, कहाँ से डाटा फैच कर रहा है। और तीसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसकी सिक्योरिटी डिटेल्स, इसके ऊपर कोई पासवर्ड लगा नहीं लगा, क्या इसके ऊपर कोई क्रिएशन डेट आ रही है, कोई एंडिंग डेट आ रही है, कोई अपडेट की डेट आ रही है, एक्सेस के राइट्स किस किस के पास हैं, ये कौन बताता है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो 3 इसकी टाइप्स हैं। पहली कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देता है। स्ट्रक्चरल बताते हैं कि कहाँ पे वो फाइल सेव हो रही है, कहाँ पे पड़ी हुई है। और एडमिनिस्ट्रेटिव, क्रिएशन डेट, अपडेशन डेट और एक्सेस के राइट्स किस किस के पास हैं, कौन इस डाटा को देख सकता है। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताएं व्हाट इज़ मेटा डाटा मैनेजमेंट। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल आ सकता है।
इसी के साथ अगर आप आगे जाएँ तो मुझे क्या नज़र आ रही हैं इसमें बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट क्या है कि हम मेटा डाटा को यूज़ करते हुए डाटा को क्विकली फाइंड कर सकते हैं, इंडेक्सिंग लगा सकते हैं। नंबर 2, सपोर्ट्स कंप्लाइंसेस, इदारों को हेल्प करता है ताकि डाटा को ट्रैक रखा जा सके, उसका ओरिजिन कब हुआ, यानी कि उसकी प्रॉपर एक लॉग फाइल को मेंटेन कर लेता है कि बनाया कब, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस फाइल में स्टोर हुआ हुआ है। और तीसरा, इम्प्रूव टीम वर्क, एक डाटा को आप शेयर कर देते हैं, एक फ़ाइल को, मल्टीपल लोग उस पर काम करते रहते हैं और हर बंदे जो जो काम कर रहा है उसको वो साथ में क्या रख रहा होता है, उसका ट्रैक रख रहा होता है। तो ये क्या बन जाता है, इम्प्रूव टीम वर्क, एक ही पे। फिर हमें डाटा की कंप्लाइंस करनी पड़ती है। हम कहाँ रहते हैं, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में रहने के लिए मुझे क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है। तो स्टेट बैंक के कुछ अपने रूल्स हैं। इसके बाद हमारे पास पैका है, पैका स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। फिर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं। तो ये जो स्लाइड है ना, ये सिर्फ रीड ओनली स्लाइड है। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई सवाल एग्जाम में टेस्ट एक सिनेरियो बेस में हो सकता है। इसको आपने सिर्फ क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। हाँ, बस ख्याल ये रखना है कि अगर नॉन कंप्लाइंस हो जाए, अगर क्या हो जाए नॉन कंप्लाइंस, तो आप पे क्या पड़ सकती हैं, पेनल्टीज़, आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है और आपका कस्टमर लूज हो सकता है, उसका ट्रस्ट गायब हो सकता है। आप कुछ कहने लगे थे, MCQs आ सकते हैं, वो तो MCQs तो कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो कि इसमें है। नंबर 1 AI एंड ML, अब इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। ब्लॉकचेन पूरा एक चैप्टर है। डाटा गवर्नेंस वाली बातें ये हम लोगों ने अभी से पढ़ ली हैं। अच्छा, इसमें 3 लफ्ज़ वो यूज़ कर रहा है, कोलिब्रा, इन्फॉर्मेटिका और एलेशन। अगर आपको इनके बारे में समझना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भेज दूँगा। मगर किताब ने सिर्फ नाम यूज़ किए हैं, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं दी। तो अगेन इसको भी बस आपने ज़हन में बिठा देना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्राइवेसी को इन्हांस करने के लिए हमारे पास एनक्रिप्शन है, उसके बाद मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो ये बातें भी आपने सिर्फ क्या कर लेनी दोस्त, रीड कर लेनी है, क्योंकि जो पहले 3 बातें हैं उनके ऊपर तो पूरा हमारे पास क्या बिल्ड हुआ हुआ है, चैप्टर बिल्ड हुआ हुआ है। अब जाते हैं जो हमने स्लाइड छोड़ी थी यहाँ पे, की कंपोनेंट्स पे। पहला की कंपोनेंट पढ़े ज़रा इसको। हमने प्रॉपरली पढ़ लिया कि डाटा ओनर कौन है, डाटा ओनर कौन है, सीनियर मैनेजर हु डिसाइड्स हाउ डाटा इज कलेक्टेड। स्टीवर्ड कौन है, जिसने इसका ख्याल रखना है। पॉलिसीज़ कौन बनाएगा, डाटा गवर्नर बनाएगा। डाटा की क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाएगी, जब डाटा एक्यूरेट होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंप्लीट होगा और टाइमली हासिल किया जा चुका होगा। सिक्योरिटी में हमारे पास टेक्निकल सिक्योरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और फिजिकल हैं। टेक्निकल में कौन सी आती हैं, इंक्रिप्शन, फायरवॉल, एक्सेस कंट्रोल्स। एडमिन में पॉलिसीज़ वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद कंप्लाइंसेस, नेशनल में है तो कौन से कानून है, इंडस्ट्री में कौन सा कानून है और इंटरनेशनल में कौन सा कानून है। फिर मेटा डाटा के ऊपर पूरी बात हो गई है और लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ ली है। इसमें क्या आता है, क्रिएट कब हो रहा है, स्टोर कहाँ पे हो रहा है, कितना यूज़ हो गया, कितना आर्काइव हो गया और एंड पे डाटा ने क्या हो जाना है, डिस्पोज हो ही जाना है। तो चैप्टर 2 को अगर हम थोड़ा सा अगर ब्रॉडर वे में अंडरस्टैंड करें ना, तो इसमें बहुत सारी बातें रिपीट हो रही हैं। कुछ फ्यूचर वाली बातें भी आ रही हैं जो हम लोगों ने आगे जाके पढ़नी है, और कुछ बातें ये अपने अंदर ही रिपीट करता चला जाता है। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए उसको तैयार कर रहे हो, आपने करना ये है कि इस सीक्वेंस को फॉलो कर लेना। सबसे पहले आपने क्या तैयार करनी है, क्लासिफिकेशन, उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद स्टीवर्डशिप। ये 3 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ये 3 एरियाज कौन से हैं दोस्त, पहला कौन सा, क्लासिफिकेशन, दूसरा स्टोरेज, तीसरा स्टीवर्डशिप। उसके बाद आपने क्या तैयार करना है, इंटेग्रिटी और कंप्लायंसेस, और उसके बाद आप रिमेनिंग चैप्टर को स्किम कर सकते हैं। मगर एटलीस्ट ये जो रेड वाले हैं और ब्लू वाले हैं ये आपको लाजमी आने चाहिए, इनको मिस नहीं करना। सिक्योरिटी के मैंने इसलिए ग्रीन किया हुआ क्योंकि ये आगे रिस्क में ऑलरेडी दोबारा से कवर हो जाती है, तो वो यहाँ पे कर लें या रिस्क में कर लें, बात एक ही है।
देखिए, डाटा का जब भी सवाल आएगा तो कोशिश ये करनी है कि डाटा के एरिया से ही आंसर किया जाए। हाँ, बातें रिपीट हो रही होंगी, बातें रिपीट हो रही होती हैं, मगर आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप आगे से भी लिख रहे हैं तो उसको डाटा से रेलेवेंट करके लिखें। बात बेशक आप शायद रिस्क के चैप्टर से निकाल के लेके आ रहे हो, मगर उसको लिखना किस एंगल से है, जो सिनेरियो दिया गया है उससे डाइवर्ट नहीं करना। फिर ये कुछ 5 सवाल हैं, ये आप एक दफ़ा स्कैन कर लीजिएगा तो आपको ये जो है वो इसकी पूरी कवरेज मिल जाएगी। डन? ओके यहाँ तक। तो चैप्टर 2 थोड़ा सा बोरिंग है, मगर ये बेस बनाता है किस चीज़ की, रिस्क के चैप्टर से। ब्रेक करते हैं 5 मिनट की, उसके बाद मिलते हैं।